हेलो स्टूडेंट्स। इस भाग में हम उपयोगिता की ही बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो को ही हम आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों की उपयोगिता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि हमारे को इससे उन प्राचीन जनजातीय गणराज्यों और उन स्थानीय शासकों का ज्ञान होता है जो हमारे को कहीं भी लिखित में प्राप्त नहीं हो पाते हैं। 200 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व के मध्य शासन करने वाले कुछ ऐसे जनजातीय गणराज्य जैसे कि यौध्य, कुणिद, औदुंबर, अर्जुनायन, मालन, शिवी, ये ऐसे गणराज्य थे जो स्थानीय राजतंत्रीय नरेशों के रूप में रहे हैं। तो इनकी जानकारी हमारे को इतनी पुख्ता नहीं कहीं मिल जाती है, लिखी हुई भी प्राप्त हुई है, पर इन पुरातात्विक स्रोतों से हमने काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की है। इसी तरह से कई बड़े राजतंत्र रहे हैं जनपद काल में, जैसे पांचाल है, मथुरा है, कौशाम्बी है, आपके लिच्छवी है। तो इन सब गणराज्यों की आपके बौद्ध शाक्य गणराज्य है, इन सब की जानकारी भी हमारे को इन स्रोतों से प्राप्त होती है। इसी के अतिरिक्त हिंद यवन आक्रमण जो भारत पर हुए, उस समय कौन कौन से वंश यहाँ पर आए और किन किन ने भारत में को ही अपना लिया और यहाँ पे अपना शासन करा, जिसमें है शक, पहलव, कुषाण। इन राजाओं ने किस तरह से स्थानीय क्षेत्र पर अपना अधिकार करके अपने को यहीं इस्टेब्लिश किया, इस सब की जानकारी हमारे को मुद्राओं के थ्रू बहुत स्पष्ट प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि इस युग को हम अगर ये नहीं मिल पाता, ये मुद्राओं से जानकारी अगर हमें नहीं मिल पाती, तो शायद यह युग अंधकार में युग बन कर के ही रह जाता। परंतु पुरातत्व को हम यह श्रेय दे सकते हैं कि इसने उन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के उन जनपदों को ढूंढ करके निकाला, उन स्थानीय राज्यों को ढूंढ करके निकाला जो 200 से 300 ईस्वी पूर्व के बीच में हुए, और पश्चिम उत्तर भारत पर होने वाले आक्रमण, जो बाह्य आक्रमण हुए, उन राजाओं ने किस प्रकार से भारत को ही अपना देश मान लिया और यहाँ पे शासन किया, और उनके राजनीतिक संबंधों की जानकारी हमारे को इन सिक्कों से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन सिक्कों, इन पुरातात्विक स्रोतों से हमारे को कला, धर्म और संस्कृति की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब पुरातात्विक स्रोत जिनमें मुख्य रूप से स्मारक हैं, मूर्तियां हैं, मुद्राएं हैं, मोहरें हैं, गुहा चित्र हैं, मृदभांड हैं, भांडे और मृण पात्र हैं, मतलब मिट्टियों के बने हुए जो बर्तन हैं, इन सब से हमारे को तात्कालिक समाज की कला, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपि, इन सब की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। और हम देखते हैं कि अजंता की चित्रकला तो भारतीय वास्तुकला में अपना एक बेजोड़ उदाहरण स्थापित करती है। अगर यह अजंता की गुफाएं नहीं ढूंढी जाती तो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वह गर्त में ही समा करके रह जाता। उसमें किस प्रकार से यशोदा का विलाप करता हुआ चित्र, बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण का चित्र, बुद्ध का अंतिम निद्रा का जो लेटा हुआ चित्र है, वे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वे हमारे को उस समय, आप देखिए, बुद्ध जब जा रहे हैं तो लोग उनके पीछे जुलूस के रूप में किस प्रकार से निकले। जब वे अपना भाषण देने के लिए कपिलवस्तु में आए तो उनके पीछे लोग किस प्रकार से निकले, इन सब के चित्र हमारे को
वहाँ की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। तो वे हमारे को उस समय की धर्म की जानकारी, कला की उत्तम जानकारी उस समय, आज से हम कितने सालों पहले की बात कर रहे हैं, और मतलब ये बातें हमारी 7वीं 8वीं सदी की बात हम जब कर रहे हैं, उस समय के चित्र आज भी उसी स्थिति में हमारे को प्राप्त हुए हैं। हालांकि अब लोग बाग वहाँ पे ज़्यादा विज़िट करने लग गए हैं और छूने से हल्के पड़ गए हैं, और जापान के कोलैबोरेशन से इंडियन गवर्नमेंट उसको ठीक भी कर रही है, मगर आज भी वे अक्षुण्ण हैं, उनकी चमक है, कलर्स हमें पता चल रहे हैं। तो वे यह उस समय के तात्कालिक समय में कला किस तरह से विस्तृत थी, किन रंगों का और किस प्रकार के रंगों का वे निर्माण करते थे और प्रयोग करते थे, ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है कि उनके कलर्स आज भी एज इट इज़ विद्यमान है। गोल्डन कलर की चमक आज तक नहीं गई है। तो कला का विकसित, फिर जिस प्रकार से बनाए गए चित्रकला ही नहीं, हम स्थापत्य कला, मंदिरों को देख सकते हैं कि उस समय के जो मंदिर हैं, साउथ के मंदिर को लें तो आपके इसका ये कौन सी जगह है, ये मीनाक्षी टेम्पल जो है, वे उसका तंजौर का मंदिर जो है, ये मंदिर अपने निर्माण कार्य के लिए आज तक प्रसिद्ध है, और उतने बड़े और विशाल प्रांगण वाले मंदिर आज तक नहीं बन पाए हैं। ऐसे ही कांचीपुरम जो जगह है, वहाँ के जो मीनाक्षी टेम्पल है, और वहाँ पे जो कैलाश टेम्पल है, उसका आज तक उदाहरण हमारे को कोई और नहीं मिल पाया है। इतने विशाल प्रांगण में बने हुए और इतने मंजिल द्रविड़ आर्किटेक्चर से ऊंचे बने हुए, वे किस प्रकार से उस ज़माने में बिना किसी टेक्निकल सहायता के, जो आजकल मशीनें बन गई हैं, उस समय बनाए गए हैं, तो हमारे को कला का ज्ञान तो देती है, मगर धर्म और संस्कृति का ज्ञान भी देती है कि शिव उस समय काफ़ी शिव की पूजा साउथ इंडियन यानी कि शैव धर्म के मतावलंबी उस समय हो चुके थे। वहीं हम देखते हैं कि देवियों की महत्ता भी स्थापित हो चुकी थी, इसलिए देवी का टेम्पल भी हमारे को प्राप्त हुआ है। मदुरई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वह भी देखने लायक है। तो इस तरह से मंदिर, स्थापत्य कला को, हमारी संस्कृति को, क्योंकि आप अजंता की गुफाओं की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे को बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं, तो जैन गुफाएं भी मिली हैं। तो इस तरह से हमारे को संस्कृति का भी ज्ञान होता है कि हिंदू, बौद्ध, जैन संस्कृति सब एक साथ ही पल्लवित हो रही थी। नेक्स्ट उपयोगिता जो है, पुरातात्विक स्रोत जो हैं वे हमारे को विदेशों में भारतीय संस्कृति और संपर्क का ज्ञान भी देती हैं। कई तरह के हमारे सिक्के जो हैं और मूर्तियां जो हैं वे हमारे को विदेशों में भी प्राप्त हुई है। मुद्राएं, मोहरें हमारे को विदेशों में मिली हैं, जिससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इन विदेशी देशों से भारतीयों का व्यापारिक संबंध था, आर्थिक संबंध था, साथ ही संस्कृतियों का भी आदान प्रदान भारतीयों ने इन देशों के साथ में किया है। इसीलिए जब हम बृहत्तर भारत जैसी अवधारणा, जो कि हमारे को विदेशों में प्राप्त भारतीय पुरा सामग्री जो प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर हम निर्मित करते हैं, और हम इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम एक बृहत्तर भारत करके एक अध्याय अलग से पढ़ते हैं। उस बृहत्तर भारत से तात्पर्य यही है कि जो आज भारत के पार्ट नहीं है, मगर उस समय वहाँ पर भारतीय संस्कृति के सभी बेजोड़ उदाहरण हमारे को वहाँ प्राप्त हुए हैं, चाहे वे मंदिर हों, मूर्तियाँ हों। आप कंबोडिया का अंगकोर वाट का मंदिर अगर हम लें तो वह भारतीय मंदिर है। तो इस तरह से हमारे को बृहत्तर भारत की एक जो संकल्पना नज़र आती है वह सही नज़र आती है। अफ़गानिस्तान में हम बामियान में जो बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति देखते हैं, तो वह भारतीयों के द्वारा ही वहाँ पर स्थापित की गई है।
इसी तरह से सुदूर भारत में हम बोर्बोडोर जो है वहाँ पर जावा और सुमात्रा, थाईलैंड, बोर्नियो, इन सब में, लाओस में, इन सब में भारतीय संस्कृति के कई मूर्तियाँ, मंदिर और हमारे को मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। श्रीलंका में हमारे को भारतीय संस्कृति के पूरे उदाहरण मिलते हैं, बर्मा में मिलते हैं। तो इससे हम एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर निश्चित कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। इसकी जानकारी हमारे को इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से मध्य एशिया में, जिसमें आप खोतान को भी ले सकते हैं, काशगर को भी ले सकते हैं, फुनान को भी ले सकते हैं, इन सब बामियान को ले सकते हैं, इन सब जगहों पे जिस प्रकार से मध्य एशिया में ये टर्की तक यह हमारी संस्कृति जो फैली थी, उसकी जानकारी इन्हीं मुद्राओं से, मोहरों से हमारे को प्राप्त होती है और मूर्तियों से हमारे को प्राप्त होती है। तो उपयुक्त विवरण से यह तो स्पष्ट है कि भारतीय इतिहास के विविध पहलू, चाहे वे राजनीति हो, प्रशासन हो, समाज हो, धर्म हो, संस्कृति हो, अर्थ हो, व्यापार हो, जनजीवन हो, विदेशी संपर्क हो, भाषा हो, साहित्य हो, लिपि हो, इन सब के खोज में, इन सब की जानकारी से इतिहास के पुनर्निर्माण में पुरातात्विक सामग्री का एक महत्वपूर्ण उपयोग रहा है। जहाँ साहित्यिक स्रोत मौन हो जाते हैं, वहीं पुरातात्विक सामग्री प्रामाणिकता के साथ हमारे इतिहास को आगे बढ़ाता है। इसलिए पुरातात्विक स्रोत जो हैं वे भारतीय इतिहास को न केवल समृद्ध कर और व्यापक बनाते हैं, बल्कि उसकी वैज्ञानिकता को और उसकी सत्यता को भी वे सिद्ध करते हैं और भारतीय इतिहास की महत्ता को विश्व में एक ठोस रूप में स्थापित करते हैं। थैंक यू सो मच।